आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम जीआईसी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। यह है आपका जनरल नॉलेज वाले में भी काम आएगा, क्योंकि 40 जो क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से ही आ जाते हैं। और साथ ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का बिहार में, मध्य प्रदेश में, पीजीटी के बाद अब टीजीटी भी होने वाला है, तो उनके लिए सभी काफ़ी सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, नेहरू ने राष्ट्र को अपना प्रथम संबोधन किन प्रसिद्ध शब्दों से किया था, यानी कि जो शुरुआत की थी कौन से शब्द थे। ए ऑप्शन में दिया है ए ट्रस्ट विद नेशन, बी में दिया है ए ट्रस्ट विद कंट्री, ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी और ए विद ट्रस्ट इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है इसका होगा ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी के साथ नेहरू जी ने अपना भाषण शुरू किया था जब देश आज़ाद हुआ था। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी रियासत यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थी। एक रियासत ऐसी भी थी जो अपने को आज़ादी के बाद यथास्थिति बनाने रखने में सोच रही थी। ए जूनागढ़, आपको पता होगा जूनागढ़ को मिला दिया गया था बात करके। जम्मू कश्मीर में भी सेना कार्रवाई करके हो गया था, पेशूस को भी। लेकिन हैदराबाद जो थी रियासत, वो चाहती थी कि हम अलग रहें और यथास्थिति जैसे आज़ादी से पहले है वैसे ही रहे। लेकिन इसमें भी बाद में क्या किया, एक ऑपरेशन करके गोल के नाम से ऑपरेशन करके इसको भी भारत में मिला दिया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्पीड से करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर समस्या को किस तिथि को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने को तैयार हुई। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ और वहाँ पर उस समय राजा थे हरि सिंह थे, कश्मीर ने अटैक कर दिया, फिर इधर से भारत ने अटैक किया, अपने उसमें ले लिया, लेकिन मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, तो इसको सुरक्षा परिषद में भेजने के लिए बात हुई 30 दिसंबर 1947 को, 30 दिसंबर 1948 को, 30 नवंबर 1947 को और 30 नवंबर 1948 को। तो इसमें से कौन सी ऐसी तिथि है जिसको वो तैयार हो गया। तो 30 दिसंबर याद रखना दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ, देश का जो एक दिन पहले था 1947 का, यानी ऐसे याद रखते तो 30 दिसंबर 1947 को भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर का मुद्दे जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें ले जाने के लिए तैयार हो गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन कौन सा भारतीय क्षेत्र थे। देश आज़ाद हो गया लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे, फ्रांसीसी कंपनियां थी और हमारे उनके अंडर में थे। ए पांडुचेरी, चंडीगढ़, माही, ये उपरोक्त सभी। तो आप इसका चौथे का देखेंगे तो सभी उपरोक्त क्षेत्र देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ फ्रांसीसी कंपनियों के अधीन थे, कुछ अभी पुर्तगालियों के भी अधीन थे। जैसे गोवा है 1961 में उसको आज़ाद कराया। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे थे देश की आज़ादी के बाद भी, अब ब्रिटेन तो छोड़ के चले गए, लेकिन जहाँ फ्रांसीसियों पुर्तगालियों का अधिकार था वो अपने को यथास्थिति में बनाए हुए थे। प्रश्न नंबर 5, गोवा को कब भारत में शामिल किया गया। क्वेश्चन ही आ गया है 18 अक्टूबर 1961, 18 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1960। तो 60 का तो आप छोड़ दीजिए, जिसमें भी 60 का ऑप्शन है, तो ये तो होगा बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें अगर आप देखें 61 वाला है, तो 61 वाला को भी एक याद रख सकते हैं। जैसे आप दिसंबर याद रखिए कि इसके लिए सुरक्षा परिषद में ले गया था भारत सरकार जम्मू कश्मीर का दिसंबर में, तो दिसंबर में ये हुआ 61 में, यानी कि 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को आप याद रखते हैं कि क्योंकि 61 के भी सिर्फ 10-11-12 दिन बचे थे, उससे पहले ही 61 में इसको गोवा को जो भारत में मिला लिया गया। इस तरह याद 19 करके याद रखते थे। 1947 में हुआ था, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मिलाया, ऐसे आप याद रखते थे। प्रश्न नंबर 6 है, सेंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन दिए हैं, सेंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है। तीसरा है, हड़प्पा सेंधव नगरों में सबसे बड़ा है। सेंधव सभ्यता का आरंभ हड़प्पा से हुआ। तो सेंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो है
यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूरी सिंधु घाटी जो थी उसके एरिया में मिली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 1 मिनट में नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि बार बार मैसेज आता रहेगा नहीं तो, सॉरी। तो यहाँ पर हो गया क्योंकि सब सिंधु नदी की जो घाट नदी थी उसके एरिया में जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोनोजोड़ा की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, और खासकर मैं बता दूं अगर ये स्पेशल हिस्ट्री का तो उसमें तो आता ही है, लेकिन जो जीके के कुछ पूछे जाते हैं, अगर हड़प्पा से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो सिंह, हाथी, भैंसा, वृक्षक, भीमदिया, व्राग, हाथी, गैंडा और भैंसा। सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा, वृक्षक, भैंसा, हाथी, गैंडा। तो आपको इसमें से बताना कौन सा है। देखो एक चीज़ आप इसमें मान लीजिए, देखो सिंधु सभ्यता में हाथी का फोटो मिला है, भैंसा का फोटो मिला है, गैंडे का मिला है, व्याघ का मिला है। हाँ, लेकिन शेर, आप बात याद मान लीजिए कि सिंह का जो है पहली बार फोटो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। जो पशुपति की मूर्ति थी, तो जहाँ जहाँ सिंह है वहाँ आप काट सकते हो। दूसरा, जहाँ जहाँ घोड़ा है उसे काट सकते हो। और इसके बाद जो है व्याघ हो गया और हाथी हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यह याद रखना है, भैंसा, हाथी, गैंडा, व्याघ। और इससे एक चीज़ और, आप सिर्फ व्याघ को याद कर लें, उसके बाद काले रंग के जो पशु हैं, हाथी काला होता है, गैंडा काली होता है, भैंसा काला होता है, तीनों इस तरह भी याद रख सकते हो। काले पशु थे वहाँ, और काली बंगा से काली चूड़ियाँ थी, काले 3 पशु थे और एक व्याघ था, बस ऐसी तरह भी याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 8 है, समाज में चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। यानी कि जो समाज है उसमें चारों का जो ऋग्वेद के नास्तीन सूत्र से, ऋग्वेद के केशिन सूत्र से, अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र से और ऋग्वेद के पुरुष सूत्र से। तो आपको इसमें पता ही होगा, जो ये ऋग्वेद का पुरुष सूत्र है 10वें मंडल में जो है, इससे जो है चतुर्वर्ण का वर्णन मिलता है। यानी कि ऋग्वेद के जो समाज का वर्गीकरण किया गया, व्यवस्था का वर्णन किया गया, उसमें मिलता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में से तो देवी सिद्धांत का माना जाता है, देवी सिद्धांत से कहते हैं। इसमें सूत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करते हुए विराट पुरुष के मुख से जो है बोला ब्राह्मण पैदा हुए हैं, और विराट पुरुष की बाजू से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, और जंघाओं से वैश्य और पैरों शुद्ध, ऐसी एक इसमें लिखित रूप में मिला है। इसका तार्किक तो कुछ नहीं है तार्किक या वैज्ञानिक आधार कुछ नहीं, लेकिन ये लिखा मिल गया है। ग्रंथ हिंदू धर्म का महान ग्रंथ माना जाता, तो इस पर लोग विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 9, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए संकेतों के अनुसार उत्तर को चुनना है आपको। तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षण के रूप में माना जाता था, तो आपको बिल्कुल पता होगा नैतिक के। और झंझावत देवता के रूप में, पापियों को दंड देने के रूप में, वर्षा के रूप में। तो यहाँ पे पहले मैं ये कर लेता हूँ। तो इसमें जो पापियों को दंड देने वाले या नैतिक व्यवस्था, दोनों चीज़ थी। यानी कि जो देखो एक चीज़ है आपको मानना पड़ेगा, जो नैतिक रहेगा अगर गलत काम होगा तो गुस्सा करेगा। यानी कि जो ईमानदार होगा अगर बेईमानी देखेगा, लेकिन जो बेईमान होगा अगर ईमानदारी बेईमानी करने वाला बेईमान ईमानदार नहीं होगा, बेईमानी को देख कर आंखें फेर सकता है। तो इंद्र का नाम आए तो वर्षा के रूप में आ सकता है, और झंझावत भी देवता, ये भी इंद्र के तौर पे इसको कर सकते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से अग्निवेदिया के प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदिया यानी कि अग्नि की वेदियाँ मिली हैं। तो ए में दिया है अमरी, और बी में मोनोजोदड़ो, सी में हड़प्पा और कालीबंगा। अगर देखा जाए तो दोस्तों कालीबंगा में जो है अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि इसका सी डी आंसर होगा। और कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों के नाम से नाम पड़ा है। और कालीबंगा में जो है जुत खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निवेदियों के जो है ऐसे वो भी मिले हैं कि जोड़े के तौर पे मिले हैं। और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे।
तो पाशुपत संप्रदाय जो वैसे तो ये कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। बसव, गोरखनाथ, कुशिक, लकुनिश। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे लकुनिश थे इनका डी ऑप्शन है। और लकुनिश थे जिन्होंने रुद्र का, और जो भगवान रुद्र है उनका जो इनको 28वां, क्या 28वां अवतार माना गया है। और इनका जो जन्म जो हुआ था, एक बार इनका पूछा गया है कि जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कायावरोम नामक स्थान पे हुआ था। तो लकुनिश का एक बार क्वेश्चन आया है कि किस जो है संत का या इनका जो संप्रदाय के संस्थापक है उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, जो कायावरोहण में हुआ है, तो वो लकुनिश है। गोरखनाथ को जानते हैं, बाबा गोरखनाथ के नाम से जानते हैं, वसंत। और ये हो गए। प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। निम्नलिखित में किस संप्रदाय में पंचकारों का विधान है, पंचमकारों का विधान है। तो इसमें जो है ए दिया है कोल, बी पाशुपत, शैव सिद्धांत और त्रिकक। तो इसमें अगर देखेंगे 12 का, कोल संप्रदाय में पंचकारों का विधान दिया गया। पंचकार जो है जैसे मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये जो है कोल सिद्धांत, जो कोल संप्रदाय है उसमें इसका वो दिया गया है। कोल के बारे में पढ़ भी लेना क्योंकि आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये इसके बारे में दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, भगवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। जो भगवत धर्म है, पहले हिंदू धर्म से पहले इसको भगवत धर्म मानते थे सनातन, लेकिन जब 18वीं 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज आए, द हिंदू नाम से उन्होंने किताब लिखी, तो उसके बाद इसको हिंदू धर्म कर दिया गया। तो पहले भगवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की, 10 प्रकार की, 11। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो कि हिंदू धर्म में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक तो मार्च अप्रैल में आते हैं, नवंबर दिसंबर जब रामलीलाएँ होती हैं। तो 9 दुर्गे हैं, तो 9 ही प्रकार की भक्ति को इसमें मान सकते हो, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है भागवत धर्म में। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से 5 रात व्यू के 4 देवता कौन थे। यानी कि निम्नलिखित में से 5 रात्र व्यू के 4 देवता कौन थे। तो इसमें आपको बताना है, अनिरुद्ध था, लक्ष्मी, प्रद्युम्न, साम, शंकरण, वासुदेव। तो आपको इसमें से बताना कौन है। तो इसमें देखो दोस्तों, अनिरुद्ध जो है इसमें शामिल थे, और उसके बाद लक्ष्मी नहीं है, ये इसमें देवी, इसमें जो 5 रात व्यू में है। प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न हो गए, फिर साम्य नहीं है, शंकरण है, और उसके बाद वासुदेव है। यानी कि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरण और वासुदेव, ये एक एक हो जाएगा, 1 3 5 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय यूनानी शासकों में कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है। यानी कि जो भारतीय यूनानी शासक है वो भारत के बौद्ध साहित्य में किसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ए डेमेट्रियस, मेनांडर, स्टोवो, अंटियाकिलस का, अंटियालकीदस। तो इसमें जो है 15 का आप देखेंगे, आपको पता ही होगा, मेनांडर और नागसेन की चर्चाओं का वर्णन मेनांडर मिंदो में दिया गया है। तो आपको इसमें जो बौद्ध धर्म के संबंधी आपस में वार्तालाप होती है, तो इनका कहने मतलब यही कह सकते हैं बौद्ध धर्म से ही संबंधित है मेनांडर, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया। राष्ट्रकूट जो है मध्य भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था, जिन्होंने वहाँ पर एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया, वहाँ पर जो है कैलाश मंदिर भी बनवाया, जो कैलाश मंदिर काफ़ी फेमस है। तो इन्होंने किसका, प्रतिहार एवं परमारों का, पाल एवं चंदेलों का, और सी में है प्रतिहार और पाल का, और डी में जो है चालुक्य एवं चाहन। तो देखो, वे भारत के राजवंश से जिन्होंने राष्ट्रकूट का मुकाबला किया, एक तो प्रतिहार वंश जो कि खासकर मध्य प्रदेश में भोज जैसे ग्वालियर का किला था इत्यादि था, इनकी जगह थी। और दूसरा पाल, इन दोनों का इन्होंने मुकाबला किया। पाल यानी कि ये भी कह सकते हैं प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। यहाँ पर क्वेश्चन वही गया, त्रिगुट जो संघर्ष था आपस में कौन कौन थे, तो उसमें भी ये त्रिगुट संघर्ष में शामिल थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। आपको इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो आपको पता ही होगा, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद ने,
विद्याधर चंदेल ने भीमद्वितीय। भारत के अंदर एक ही ऐसा शासन हुआ है भीमद्वितीय जिसने जो है सर्वप्रथम महमूद गोरी को हराया था। यह जो है गुजरात का था, गुजरात का शासक था और गुजरात में जो बघेल वंश था उसका शासक था भी। और इनको जो है भारतीय नरसों में पहला ऐसा शासक माना जाता है जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और मोहम्मद गोरी और जो है ये पाटन में एक पाटन जगह है, वहाँ पर इसका युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो इसमें आपको कई जगह क्वेश्चन आता है। पहले तो ये भी पूछ लिया जाता है, भीम पूछा गया है जो भीमद्वितीय किस वंश से थे, वो कहाँ के थे, गुजरात के बघेल वंश के थे। और इनका कब हराया था ये भी सन आपको रखना, 1178 में हराया था, यानी कि आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18 है, जयपाल किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का, और हिंदुशाही वंश का, पृथ्वी वंश का, परमार वंश का। तो दोस्तों आपने जो है जयचंद के बारे में, जयपाल इसमें, अच्छा सॉरी जयपाल की बात हो रही, जयपाल किस वंश का शासक था तो इसमें आपको बताना है। तो ये जो है हिंदुशाही वंश में था। और ये जो अभी गांधार इधर जो पहली बार उन्होंने आक्रमण किया था तो वहाँ पर ही जयपाल था और हिंदुशाही वंश का था। और उनको जो है महमूद गोरी ने, और पहले इनको जो राजवंश है उसके समय से 712 ईस्वी से भी ये राज करते आ रहे थे। तो जयपाल हिंदू वंश का सबसे का शासक था। और जब कहने मतलब गोरी से पहले महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, महमूद गजनबी ने पहले आक्रमण किया था सबसे पहले, तो वो सबसे पहले इस पे ही किया था, किस पे, जयपाल पे। महमूद गोरी का आक्रमण शुरू हुए थे 1000 में, और 1025 में, 25 के 27 तक लास्ट था, 25 में सोमनाथ पे किया था। तो ये जब पहली बार उन्होंने आक्रमण किया था तो जयपाल की राजधानी थी वेहद, वेहद बोलते हैं, पर आक्रमण किया था और लूटपाट कर अपार संपत्ति ले गया था। और जयपाल ने क्या किया था, ये अपनी जो है जी हार का वो नहीं सह पाया था, यानी कि उसको अपमानित हो गया था, अपमानित मान लिया गया था और अपनी खुद को आत्महत्या कर ली थी, यानी कि इस तरह भी रहती। और जयपाल के बाद एक जयचंद भी आता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। प्रश्न नंबर 19, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो 19 में जो आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जाति व्यवस्था का दोष, जाति व्यवस्था का ऐसा कारण नहीं था मुस्लिम आक्रमण के विरोध के, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक एकता का अभाव, सेना की दुर्बलता। देखो राजनीतिक एकता का अभाव सबसे महत्वपूर्ण जो है ये है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे के विरुद्ध हिंदू शासकों का पतन। अगर भारत का हम इतिहास पढ़ते हैं आज, तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आके हमारे इतिहास को बड़ा बनाने में सहयोग किया। क्योंकि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे ना तो हम मौर्य को जानते थे, मौर्य वंश को जानते थे, ना हमारा एक सिस्टमेटिक था होता, लेकिन उन्होंने चीज़ों को खोजा और बताया। तो भारत में जो प्राचीन काल का इतिहास अगर देखते हैं हम, प्राचीन काल में जैसे मान लिया उसको छोड़ दिया जाए, जैसे सिंधु सभ्यता है, वैदिक काल है, महाजनपद काल है, तो महाजनपद काल में भी क्या होता है, एक मगध का वो होता है, उदय होता है। मगध के उदय के बाद जो है मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश ने पूरे भारत में एक साथ पूरे अपनी सेना बनाई और एक अच्छा प्रशासन किया था। और भारत को अखंड भारत कह सकते हैं, नहीं कि अशोक के समय से भी अखंड भारत कहते हैं। उसके कुछ दिन बीच में भी ऐसी रहा, अशोक वंश के बाद पुष्यवंश शुंग आया, फिर कर्ण वंश आया, सातवाहन वंश आया, लेकिन बीच का थोड़ा सा समय 185 में मान लिया ये ख़त्म हुआ था मौर्य वंश, 185 ईसा पूर्व में। और लगभग लगभग 320 यानी कि 500 साल भी उसमें इतना बढ़िया नहीं रहा। सब राजा जैसे मान लिया कोई पुष्यमुत सिंह इधर कर रहा है और सातवाहन उधर कर रहा है, अपने अपने क्षेत्र के बस राजा बन के रह गए, एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर। लेकिन उसके बाद गुप्त काल आया, तो गुप्त काल ने भी कोशिश की, गुप्त काल ने भी कहने मतलब पूरे देश में, लेकिन गुप्त काल जैसे ही ख़त्म हुआ 500-600 ईस्वी के आसपास और 1000 ईस्वी तक रियासतें थी, राजा थे, पाल वंश चाहे राष्ट्रकूट, लेकिन बहुत सारे राजा थे, लेकिन अपनी इतनी सेना थी कि अपने पड़ोसी को मार लें, अपने वो कर लें, या अपने सामंतों से, सामंत व्यवस्था थी, जरूरत पड़ती सामंतों से लेते थे। इस चीज़ का ही फायदा उठाया। फिर तुर्क आए, तुर्कों पे एक विकसित और एक संगठित सेना थी, उन्होंने जो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ का एक राजा से लड़ रहा तो एक राजा लड़ता रहा और वो अपना तुर्कों का यहाँ पर अधिकार हो गया। फिर उसके बाद मुगल आ गए, मुगलों ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने भी यही किया। अंग्रेज़ों की जीत का क्या कारण था? अंग्रेज़ों ने बड़ी ही पहले तो व्यापार करने के लिए आए,
सॉरी दोस्तों अगर इसमें लेकिन कुछ बता देता हूँ। अब ब्रिटिश ने क्या किया, पहले व्यापार करने के लिए आए, जब व्यापार में देखा तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति बढ़ती गई कि हम तो यहाँ करेंगे। तो पहले मद्रास क्षेत्र में रहते थे वो। मद्रास क्षेत्र में क्या थी, उनका कंपटीशन भारत से नहीं था, फ्रांस से था, पुर्तगाली से था, डच से था। सबसे पहले कर्नाटक युद्ध किया, 1 2 3, और कर्नाटक युद्ध में पूरी फ्रांसीसी कंपनियों को तबाह कर दिया, अपने से हटा दिया। फिर उनका रुक गया कहाँ पे, बंगाल में गए। बंगाल में 2 युद्ध हुए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बंगाल पे उस युद्धों से बंगाल पे कब्जा हो गया। फिर उसके बाद उनका ध्यान मराठों पे गया, क्योंकि मराठा शक्तिशाली थे। अपने महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठों को सत्यानाश किया। फिर सिक्कों पे उनका ध्यान गया। फिर उनका माल्या पड़ोस में नेपाल को युद्ध किया में हराया, और फिर उसके बाद बर्मा को हराया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को हराया। फिर जो छोटी मोटी कुछ ऐसी शक्ति थी जो मान लिया अवध में कर रही है, मैसूर में कर रही है, उनको दूसरी संधियों से मिला लिया, पूरे देश में राज कर दिया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी थी, राजनीति एकता नहीं थी, एक संगठित वो नहीं था, कोई किसी को कम नहीं मानता, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता था। और आज भी इसी चीज़ है। तो इस चीज़ की वजह से ऐसा हुआ। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। प्रश्न नंबर में कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार में शोभित करता था उसका नाम क्या। कपूर मंजरी के जो लेखक हैं राजशेखर हैं, उनके बारे में पूछा गया है। ये में दिया महेंद्र प्रथम, कीर्तिवर्मन, भोज भोज परमार और धर्मपाल। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। कपूर मंजरी के जो लेखक राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, महेंद्र पाल प्रथम, जो 885 से लेकर 910 तक ये एक शासक थे, और इनके दरबार में ही ये रहते थे। राजशेखर ने जो है 2-3 पुस्तकें लिखी हैं। एक तो हरविलास, भुवन कोश नाम से भी लिखी है, बाल रामायण जैसी कथा लिखी है। यानी कि इनकी राजशेखर की 4 में से कभी कभी सबसे मेन जो है इसका पूछा जाता है कपूर मंजरी का, और नहीं तो उसके बाद जो है इनका जो है हरविलास से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और बाल रामायण भी कई बार इनके पूछी गई है, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21 है, तबकात नासरी का लेखक कौन है। तो तबकात नासरी कौन, कई बार ये पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है। तो यह नासिरुल महमूद, मिराज सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो आपने इसको पता ही होगा, ये जो है ये मिनहाज सिराज, यहाँ पर बी होगा। मिनहाज सिराज ने जो है तबकात नासिरी लिखी थी। यानी कि तबकात नासिरी क्या है, ये नासिरुद्दीन महमूद होता है, यानी कि गुलाम वंश का, जो बलमन का क्या था, सुसर था। बलमन ने अपनी लड़की की शादी कर दी, उसके बाद 1565 में बलमन वो बन गया था बलमन। उसके बाद उन्होंने 1289 तक अपना राज किया। तो उन्हीं के दरबार में मिराज सिराज था, उन्होंने जो है तबकात नासिरी की रचना की थी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी नगरी लोधी सुल्तानों की राजधानी थी। यानी कि लोधी वंश जो थे उनकी कौन सी नगरी थी। ए आगरा, लाहौर, दिल्ली, फिरोजाबाद। तो इसमें जो है 22 का आपको पता है, लोधी जो जितने भी थे, सिकंदर लोधी ने आगरा की तो स्थापना की थी, लेकिन राजधानी इसको उस समय बनाया था, लेकिन कुछ दिन रहा फिर दिल्ली था। तो इसकी सबकी राजधानी दिल्ली थी, लोधी वंशों की। प्रश्न नंबर 23 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका क्या नाम, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 से लेकर 1210 तक उसने शासन क्या नाम, मतलब गुलाम वंश की स्थापना की। लेकिन वो कभी भी जो है दिल्ली नहीं आया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने लाहौर से ही और की, और सुल्तान की भी उसने उपाधि धारण नहीं की थी। वो बिना सुल्तान की उपाधि धारण के ही जो है अपना शासन चला रहा था। और उसने जो है सिर्फ पूछा गया है कई बार कि सुल्तान की उपाधि ने धारण की थी कुतुबुद्दीन ने कौन सी, मलिक की उपाधि की धारण किया था। और जो है बगदाद के खलीफा ने उसको सुल्तान की वैधता ने मान्यता भी नहीं दी थी। पहले क्या था, मान लिया कोई भी जो इस्लामिक शासक होता था या जो युद्ध करने जाता था और वहाँ पर जीत लेता था, तो उसको जीतने के बाद भी क्या है, उस समय खलीफा जो है उसको वैधानिक मान्यता देते थे। लेकिन क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कोई मान्यता नहीं दी थी। उसके जो है बाद उसका जो है इल्तुतमिश आया, उसका इल्तुतमिश इसका दामाद भी था।
यानी कि इसने अपनी लड़की की शादी की थी, जो कि 1210 या 11 में, वैसे 10 बोलते हैं लेकिन एक्चुअली 11 है, उसके बीच में भी थोड़ा सा हुआ है। 1211 से 36 तक उन्होंने जो है शासक किया। और उसने जो है पहले सुल्तान आजम की इल्तुतमिश ने उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा, दिल्ली का ये वैधानिक स्रोत होगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर विरुद्ध धारण किया था? यानी कि द्वितीय सिकंदर किसने माना? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी कौन से वंश का? खिलजी वंश का। तुगलक वंश से पहले और गुलाम वंश के बाद। गुलाम वंश जब 1200 इसमें शुरू हुआ था, 1206 में मान के चलो, और 1290 तक। फिर उसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना हुई, जियाउद्दीन खिलजी ने करी तो ये हुई। लेकिन वो 90 से 96 तक जियाउद्दीन खिलजी रह पाया। उसके बाद 96 से 1320 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा। और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, और ख़ासकर बहुत सारे विभागों की स्थापना की। और उसी में जो है सिकंदर सानी यानी दिकंदर सिकंदर की जो उपाधि धारण की थी, और अपने नाम के भी सिक्के जो है ढलवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर जो द्वितीय सिकंदर इसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, बलबन अपने को किसका वंशज मानता है? चंगेज खां का, महमूद गजनवी का, अब्बासी खलीफाओं का, अफरासियाब का। तो इसमें बलबन जो था अपने को जो है किसका, इसमें डी ऑप्शन होगा, अफरासियावाल का जो है वंशज मानता था। और बलबन को जो है, बलबन वैसे इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत में आया था एक सैनिक छोटे से पद से, लेकिन उसने इतना प्रोग्रेस किया, लास्ट में वो शासक बना। और शासक भी एक ऐसा खतरनाक शासक बना, और अपने को कहने मतलब उसने घोषित कर दिया कि मैं भगवान का या दिव्य शक्ति के रूप में बना हूँ, और मैं देवी की शक्तियाँ हैं, और मैं राज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये जो है अप्रसियार का जो वंशज मानता था, इसका अगर वर्णन भी पूछा गया एक बार, तो यह फिरदौसी ने अपनी रचना शाहनामा नाम से एक रचना है, उसमें इसका फिरदौसी ने वर्णन किया कि ये मानता था। प्रश्न नंबर 26 में चले, वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक में घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? यानी कि वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक को, यानी कि निरीक्षक का जो लिपिक था, घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? नासुरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और फिरोज तुगलक। तो आपको इसमें पता ही होगा, इसमें बताने की ना, फिरोज तुगलक ऐसा था जो कहना मतलब घूस देने के लिए प्रोत्साहित करता था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। और जो है इसके इसके समय में जो है सैनिक जब निरीक्षण कर रहे थे, तो उस समय एक सिक्का उसके लिपिक को दे दिया, ताकि उसका घोड़ा जो है दौड़ में स्वीकार हो जाए। यानी कि घोड़ में दौड़ा स्वीकार नहीं हो रहा था, या घोड़े को कुछ प्रॉब्लम थी, जो भी मापदंड होगा उस समय दौड़ होती थी, तो उसने उसके लिपिक को रिश्वत दी थी। इसका वर्णन कई जगह मिलता है। प्रश्न नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे इतने, लेकिन जो पीजीटी में आते हैं या इनमें आते हैं, इसके लिए काफ़ी। कृष्ण देव राय, हरिहर बुक का देव राय हो, तो आपको पता होगा इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और ये जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के जो तट पे की थी। इनकी जो प्रेरणा जो है सारण और विद्याधर नामक दो विद्वानों ने दी थी। और सारण वही बंदा है जिसने हमारे ग्रंथ यानी ऋग्वेद इत्यादि जो वेद हैं उनको लिपिबद्ध किया है। प्रश्न नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई? मनुस्मृति पर मेघातीर्थ की, यानी कि पूछा गया विजयनगर के जो साम्राज्य चल रहा था उस समय उनका प्रभुत्व था, उस समय जो है किस पर टीका लिखी गई है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें मनुस्मृति पर मेगाटिटी तो आपको पता ही है, तो उसके पहले से लिखा गया था 1000 ईस्वी के आसपास। नारद स्मृति पर ऐसा है कि टीका ये भी पुरानी है। पराशर स्मृति पर माधव की टीका, यानी कि जो अगर देखेंगे आप तो ये वाली सही है। याक्षवल्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका। तो आपको थोड़ा सा अगर ऊपर वो जाना तो पहले मेघातिथि कब हुए हैं, नारद मुनि कब हुए हैं, और माधव कब हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इनका काल निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा। यानी कि ये जो पराशर स्मृति पर मेघातिथि की टिकी है, ये जो है काल निर्णय नामक
पराशर स्मृति पर टीका विजयनगर के विद्वान माधव जो थे 1330 नहीं, वो सॉरी 1360 में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्य की रचना की? तो दोस्तों आप एक चीज़ मान लें, विजयनगर, इसमें कई तेलुगु तमिल में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हिस्ट्री के तो क्वेश्चन, अगर प्रॉपर हिस्ट्री का एग्जाम है, जैसे पीजीटी का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, या जीआईएससी का हो गया स्टेट में, तो उसमें भी पूछा जाता है। लेकिन जब जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जब कोई पेपर में 30-40, तो उसमें से मैं बोला ना, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने 2 क्वेश्चन और बता चुके हैं, तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कृष्णदेव राय ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अमुक्तमाल्य की रचना किसमें? संस्कृत में नहीं की थी, संस्कृत का कोई मतलब नहीं है, कन्नड़ में नहीं की थी। अब 2 में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप माने विजयनगर है कहाँ? तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं, ये तुंगभद्रा नदी, यानी कि बीच का जो एरिया है कर्नाटक विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसमें है, कर्नाटक वाले एरिया में। तो नीचे सबसे नीचे चलती है तमिलनाडु में तेलुगु, ऐसे याद रख सकते हैं। और जो अगर हम देखें तो क्या नाम है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, तो तमिल में तो कोई, लेकिन जो आंध्र वाला है उसमें तेलुगु चलती है, तो यहाँ पर तेलुगु आएगा। यानी कि तमिल को छोड़ दें नीचे वाले एरिया को, जब आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि तमिलनाडु में नहीं था विजयनगर, तमिल की भाषा तमिल है, और उससे ऊपर की जो आंध्रा या कर्नाटक वहाँ पर तेलुगु है, तो तेलुगु भाषा में की गई थी। इस तरह करके भी याद रख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का क्या अर्थ था? ब्राह्मण को दिया गया अनुदान, या फिर सैनिकों को दिया गया अनुदान, विद्वानों कवि को दिए गए अनुदान, विधवाओं को निर्धनों को दिया गया अनुदान। तो 30 का जो आपको बिल्कुल पता ही होगा, जो सैनिकों को दिया जाना अनुदान था, या विजयनगर की अमरन, कई बार ये पूछा जाता है, और दिल्ली सल्तनत काल की एकता व्यवस्था सेम थी क्या, ये भी पूछा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो जो विजयनगर में साम्राज्य में सैनिक नायक होते थे, यानी कि जो सैनिकों के सैनिकों प्रति होते थे, उनको वेतन के बदले में जो भूमि दी जाती थी, क्या पहले वेतन तो दिया नहीं जाता था, वेतन के बदले, और सैनिकों को जो वो अपनी उस भूमि से सैनिकों को रख रखाव करते थे, और जो भी खर्चा होती थी उसका खर्चा करते थे। और इस भूमि को जो है उनकी विजयनगर के में जो है अमरन कहा जाता था। और उसका जो मान लिया भूमि का जो मान लिया शामिल है, उसको अमर नायक का उपाधि दी। कई बार पूछा जाता था अमर नायक की उपाधि किसको दी जाती थी, ये भी पूछा गया। प्रश्न नंबर 31, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर संबंधित थे ग्राम प्रशासन से, न्याय प्रशासन से, सैनिक प्रशासन से, या फिर राजस्व? तो आयंगर, आयंगर जो संबंधित थे, देखो 2 चीज़ बताता हूँ मैं। एक तो विजयनगर की आयंगर प्रणाली, और एक जो है चोलों की ग्राम सभा में जो एक समिति होती थी, वो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उधर भी आप चोल अगर के बारे में, अगर समिति के बारे में पूछे थे कहाँ का प्रशासन करती थी, तो गांव का, और ये भी गांव का प्रशासन करती थी। दोनों में समानताएं हैं, एक दूसरे के ज़्यादा दूर नहीं। चोल भी उधर ही थे, मतलब सबसे नीचे चेर रहते थे मालवा के क्षेत्र में, उसके बाद जो है चोलों का राजा था बीच का, उसके ऊपर पांडव थे, फिर ये विजयनगर का उप राजा था। लेकिन दोनों का आयंगर की बात करें तो गांव का प्रशासन ये देखती थी। तो इसका जो है 31 का ये सही हो जाएगा। और इसकी जो है अगर बात करें हम, वर्णन कहाँ मिलता है, तो कई किताबों में इसका वर्णन मिलता है। हाँ, एक चीज़ हो रहा है, अगर ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो विजयनगर की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो सबसे छोटी इकाई भी को भी इसी को आयंगार को माना जाता था, क्योंकि जो गांव की व्यवस्था थी वो 12 उसमें बांटी गई थी। 12 प्रशासनिक अधिकारियों का एक समूह था, और इसी समूह को जो है मिला के कहा जाता था आयंगर। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और दूसरा ये भी पूछा गया है कि इसमें कितनी होती, तो 12। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? बल्लवाचार्य का, चैतन्य का, रामानंद का, नामदेव का? तो इसमें से आपको बिल्कुल पता होगा। देखो, चैतन्य का जन्म हुआ था बंगाल में, नामदेव का महाराष्ट्र में, रामानंद ऐसे हैं जो उत्तर और दक्षिण के बीच भक्ति आंदोलन, और बल्लवाचार्य को याद रखेंगे तो आपको ये हो जाएगा ए।
वल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। प्रश्न नंबर 23, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के थे? बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है कहाँ है? अजमेर में। तो यहाँ पर 4 दिए हैं, चिश्ती, कादरिया, सुवर्दी और सत्तारी। तो 33 का जो ये चिश्ती संप्रदाय के थे, जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया। और इन्हें जो है इस्लाम में जो महबूब इलाही, यानी कि महबूब इलाही, महबूब का भेजा हुआ दूत भी माना जाता है। तो ये कई बार पूछा गया महबूब इलाही किसको कहा जाता है। और इनका जो है एक प्रसिद्ध जो है इनके क्या थे, शिष्य संत थे, जिसको बाबा फरीद इनके शिष्य थे, बाबा फरीद। और जो बाबा फरीद की जो है जो बाबा फरीद ने अपनी रचनाएं की थी, उनका संकल्प जो गुरु गोविंद सिंह इसमें भी है, जो इनका सिखों का धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी है। और बाबा फरीद इनके क्या थे, शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे। इन्होंने शादी अपनी लड़की की बाबा फरीद ने किस गुरु इन्होंने सॉरी निजामुद्दीन औलिया ने अपनी लड़की की शादी जो है बाबा फरीद के साथ की थी। और इनका दूसरा शिष्य की बात करें तो अमीर खुसरो भी इनका शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का अजमेर में है, और इनकी जो दरगाह है अजमेर में है। आज की डेट में एक हिंदू मुस्लिम का बड़ा एक पवित्र माना जाता है। हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, वहाँ पर जाके चढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने सुना होगा। मद्रास के गवर्नर पिट के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया था, पहला वाला। 2 में फोर्ट विलियम के गवर्नर के रूप में, एक सिविल सर्वेंट के रूप में, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने के अभियान के रूप में आया था। तो इसका जो है कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान के नेता के रूप में आया था, यानी कि ये सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव तो 2 बार भारत में गवर्नर जनरल किया। पहले तो 1757 से 60 तक रहा, फिर बीच में चला गया था, फिर दोबारा आया 69-70 में रहा। और ये पहले जो है एक छोटा सा कर्मचारी बन के आया था, यानी कि अभियान का नेता बन के आया था। और बंगाल में जो है जब सिराजुद्दौला ने जो है 1600 नहीं 1757 में जो है सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया था, जो वहाँ पर कलकत्ता में ना फोर्ट विलियम में एक किला बनाया था उस पर। उसकी ये उस समय मद्रास में था, और इसने को जैसे सूचना मिली तो ये मद्रास से सीधा अपनी सेना लेकर वहाँ गया। और उस समय जो है सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया, और कलकत्ता में जो जाके वहाँ पर अपनी सेना को लेके गया, और ठीक जाके वहाँ पर कलकत्ता पर जो फोर्ट था उस पर विजय प्राप्त की। और यह जो है फिर क्लाइव उसी समय प्रथम बार बंगाल में आया था, फिर वहाँ गवर्नर जनरल भी रहा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल का शासक डाकुओं का राज्य था? ये एक इतिहासकार ऐसा बोलते हैं क्योंकि जब उन्होंने इसका अध्ययन किया है। G.W. फॉरेस्ट ने, लॉर्ड मैकाले, के.एम. पणिक्कर और नंदलाल चटर्जी। तो हमेशा याद रखें के.एम. पणिक्कर द्वारा कहा गया है, जो 65 से 72 में जो बंगाल में शासक था अंग्रेजों का, वह डाकू का एक शासक था। प्रश्न नंबर 36 है, धन निकासी सिद्धांत डैन थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले का नाम बताओ। ए है दादा भाई नौरोजी, बी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका तो 36 का आपको पता होगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 3 की पुस्तक लिखी थी, एक पॉवर्टी एंड अब अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया करके एक पुस्तक लिखी थी। उसमें जो है अंग्रेजों द्वारा जो भारत से धन ले जाया जाता और उसका भारत में जो गरीबी था उसके कारण को धन निष्कासन के सिद्धांत ने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपति के हाथ में था? यानी परवर्ती 19वीं शताब्दी की बात कर रहा, पहले 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से 1899। आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए किसकी बात हो रही है। तो इसमें पहले जूट उद्योग, खनन उद्योग, लोहा, स्टील, सूती वस्त्र। भारत के अंदर जो सूती वस्त्र था वह जो है इनके हाथों में था, भारतीयों के उद्योगपति। और सूती वस्त्र बहुत ही फेमस था उस समय भारत का। प्रश्न नंबर 38 है,
सॉरी, प्रश्न नंबर 38 है, स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में, पंजाब को छोड़कर देश के शेष हिस्सों में, बंगाल, सूबा और बनारस की ज़मीनों पे। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपको, स्थायी बंदोबस्त उत्तर भारत में की गई थी, जिसमें से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश वाराणसी के सूबे भी इसमें लागू थे। बंगाल सूबे के और बनारस जमींदार में की गई थी। संपूर्ण भारत में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, पहली बात मान लीजिए, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, महलवाड़ी हो और रैयतवाड़ी हो, कोई भी पूरे भारत में कोई लागू नहीं है। देश के उत्तर भाग में क्योंकि जब ये की गई तो उस समय बंगाल में था। उत्तर भारत की बात करें तो उस समय उत्तर भारत में सिंध भी आता था आपका, ये पूरा उत्तर भारत है, क्योंकि पश्चिम वो तो बंगाल तो ये पाकिस्तान तो अलग नहीं हुआ था। तो उत्तर भारत उस समय पूरा जैसे जम्मू का एरिया हो गया, हरियाणा का जम्मू का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, इधर पंजाब का, और ऊपर अफगानिस्तान वाला एरिया और कच्छ वाला, ये सब तो इधर भी पूरी लागू नहीं हुई थी। पंजाब को छोड़कर देश के सभी क्षेत्र नहीं, बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में, तो बंगाल में भी हुई थी। आप इसको मान के चले, स्थायी बंदोबस्त बंगाल शुरू हुआ था, तो बंगाल के चारों तरफ के आपको अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। बंगाल के पड़ोस में कौन सा था? बंगाल के पड़ोस में बिहार था, बिहार में लागू हुई थी। बंगाल के फिर मान लिया इसमें साइड में तो दक्षिण में आ गया बिहार, आगे फिर उधर देखें उड़ीसा, नीचे दक्षिण साइड में उड़ीसा था तो उड़ीसा में हुआ था। फिर उड़ीसा से कर्नाटक तक, कर्नाटक के भी कुछ, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। और इसको उत्तर प्रदेश को उस समय उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, इसको वाराणसी में इसका मेन होता, तो वाराणसी सूबे में भी लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 39, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्न में से किस उद्योग में हुआ? जो भारत में जो विदेशी पूंजी जो आना शुरू हुआ वो किस उद्योग में हुआ? जूट उद्योग, कोयला उद्योग, जल निर्माण, रेलवे उद्योग। तो 39 का आपको पता होगा, भारत में जो है विदेशी निवेश जो सबसे पहले रेलवे में हुआ, 5% रिटर्न की भी गारंटी इसमें दी गई थी। तो सबसे पहले रेलवे उद्योग में। प्रश्न नंबर 40, 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? तो 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो सूती वस्त्र, अफीम, चीनी, मसाले। तो इसमें आपको पता ही होगा 17वीं शताब्दी में भारत में जो सूती वस्त्र और नील निर्यात था, इसमें नील का नाम नहीं है, अगर नील आया तो नील का काम किस लिए आता था? रंगाई के लिए, कलर के लिए। तो भारत में इसका ज़्यादा निर्यात था। प्रश्न नंबर 41 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? गोद लेने के नियमों की समाप्ति, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला जाना, और कासपुर में चर्बी मिलाए जाने का अफवाह, नवाबों की पेंशन बंद। वैसे तो बहुत सारे कारण, अगर उसमें आप थोड़ी में जाएंगे तो बहुत सारे कारण, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपको सुनना, तो यहाँ पर सबसे सटीक है कासपुर में चर्बी लगे कारण, 1857 विद्रोह का कारण, शुरुआत जो है इसी से हुई। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहादुर शाह जफर भूमिका निभाई, निष्कासन कर दिया गया था, कहाँ पर? काबुल में। तो बेगम हजरत, आपको पता है बेगम हजरत भी ने भूमिका निभाई और उनको भी निष्कासित होना पड़ा, ये नेपाल चली गई थी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनता है, बहादुर शाह को कहाँ निष्कासित किया गया? गांधार में। बेगम हजरत को कहाँ निष्कासित किया गया? नेपाल में। नेपाल में इनको जाना पड़ा था छोड़ के। और बालाजी बाजीराव तो भाई उस समय मैं बताऊंगा, अभी रानी लक्ष्मीबाई ने भी की। बालाजी बाजीराव देखो, पहले मराठा संघ में छत्रपति शिवाजी थे, उसके बाद संभाजी आए, संभाजी के बाद जो है साहू जी, नहीं संभाजी के बाद जो है राजा राज आए, फिर माधव राय, इस तरह करके साहू जी, ताराबाई बनी 1717, फिर ताराबाई के बाद साहू जी के समय पेशवा का राज शुरू हो गया। सबसे पहले विश्वनाथ बालाजी, फिर विश्वनाथ बालाजी के बाद जो है 1720 से उसमें रहे 1713 से 20 तक, फिर 1320 से 40 तक बाजीराव प्रथम आ गए, फिर जो है बालाजी बाजीराव आ गए, फिर ये माधव आ गए, ये करके। लेकिन बाजीराव बालाजी की बात करें तो ये तो 1760 से 40 से लेके 1760 तक थे, यानी कि उस समय तो हुआ ही नहीं, तो इसमें तो ये क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा नाम से ही।
प्रश्न नंबर 43, कांग्रेस को समाजवादी दिशा के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन हुआ उसका नाम क्या था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा देता हूँ। मैं भी अपना थोड़ा रिवीजन हो जाता है, छोड़ता हूँ, पढ़ा करना छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानता, टाइम में ये अच्छा पास हो जाता है। और अभी मैं भी पेपर दिया था एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और मैंने 2000 मैं तो CRPF में सर्विस करता हूँ एज ए, एक पोस्ट ठीक ठाक है। अभी तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी सैलरी मिल रही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि सिविल में जाए। लेकिन 2019 के बाद कुछ दिन बीच में पढ़ाई करी, फिर बिल्कुल छोड़ दी। अभी थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा तो इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ, क्योंकि रिवीजन नहीं, पढ़ा हुआ सब था मेरा सब है। लेकिन क्या होता, एक चीज़ होता आपको पढ़ा हुआ है और जब तक रिवीजन नहीं करोगे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई मतलब ये होता है, देखो मैंने जैसे नेट के पेपर दिए, मैंने कई एग्जाम अच्छे से पास की नौकरी करते हुए, लेकिन उसमें एक आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। पहले तो आपको एक बार प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार पूरी किताबों को, पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको जो है फिर उसमें चीज़ों को याद करना, प्रैक्टिस अपनाना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी, कि कैसे करने का। जैसे मान लो पेशवाओं का भी क्रम है, पूछा जाता है हर में, अभी पूछा गया था, मैं खुद गलत कर गया हूँ। तो क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है ना, वो भूल गए, आदमी भूल जाता। लेकिन जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा लंबा हो गया तो रिवीजन एक बार में नहीं होगा, दो बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको। रिवीजन में क्या होता है, जो आपने पढ़ते हुए प्रैक्टिस अपनाई थी वो प्रैक्टिस याद आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप पढ़ाया हुआ सब है, सबसे खतरनाक किसके साथ देखो होता है मैं बताऊँ। एक तो ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई ही नहीं है, या मन ही नहीं था, दे दिया पेपर। एक ऐसा होता पढ़ तो रखा था लेकिन पेपर में आया हुआ। मैं बता रहा हूँ, जब 120 क्वेश्चन आए तो उसमें से 110 क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे, लेकिन 110 में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं रिवीजन नहीं करा, भूल गया। कहने ये याद है कि इसको पढ़ा मैंने, लेकिन कौन किसके बाद है क्या होगा सही वो अप्लाई नहीं। वो यहाँ पर सबसे खतरनाक उसका होता है जो पढ़ रखा है लेकिन रिवीजन नहीं करा, और वहाँ पेपर में जाकर ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो वो स्थिति बहुत ख़राब होती है। अगर कोई एग्ज़ाम पास करना है तो उसको अप्लाई करना ज़रूर सीखे, फिर इतनी मेहनत ज़रूर करें तो उसको अप्लाई करें। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, और मैंने काफ़ी किताबों को पढ़ा, काफ़ी वो पढ़ा तो मज़ा। और जब आपको पढ़ते हो अच्छे से तो मज़ा भी आता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना भी है। तो इसमें चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, किसी दिन बात करेंगे। बहुत लोगों से पहले बात होती थी। तो प्रश्न नंबर 43 में है, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर एक जिस गठन हुआ जिस दल का उसका नाम क्या था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ये नहीं है। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र पार्टी ये भी इसकी कांग्रेस की समाजवादी पार्टी तो अलग ही है, राम मनोहर लोहिया जी ने की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से हुआ था ये जो है। कांग्रेस के भीतर ही जो है एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि समाज की दिशा को ठीक से प्रदान करने के लिए, और इसको जो खड़ा करने वाले थे नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव उनको बोला जाता था। और 1945 में कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 44, दीनबंधु मित्रों के नाटक, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन है। तो ये बहुत सिंपल है। जो दीनबंधु ने, आपको पता होगा, नील दर्पण लिखा है, और उस समय जो नील की खेती करने वाले थे उनके अत्याचारों का इसमें वर्णन किया है, और ये इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 में। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। बी में सॉरी अधिकांश भाग लिया, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसमें समर्थन किया, और बंगाल में जमींदारी सत्ता के प्रति वफादार रहे, और डी है यह संपूर्ण भारत में प्रभावित था। तो अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, जितने भी शासक थे। और उसका कारण ये था शासकों का भाग लेने का, किसान वर्ग और शिक्षित वर्ग ने इतना नहीं लिया। वो क्योंकि वो क्या कर रहे थे अंग्रेज 1857 से पहले, आपको पता ही होगा यार, अंग्रेजों ने क्या एक एक पहले शुरुआत की, विदेशी कंपनियों को युद्ध किया, उनको भगाया। कर्नाटक युद्ध 3 किए, 3 में जो है 1761 तक उनका सफाया कर दिया पूरा।
फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मैसूर को पकड़ा। नहीं, उसके बाद जो बंगाल में अपने स्थायी एक किला बनाया, लेकिन उस पर सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। तो पहले सिराजुद्दौला को किनारे लगाया, दो युद्ध करने पड़े, प्लासी का और बक्सर का। तो वहाँ पर मुगलों का भी जो दबदबा था उसको भी ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो पहले तो थे ही इधर मद्रास साइड में, तो उधर मैसूर का एक शासक था, तैम पहले उसको ख़त्म किया, हैदर अली को, उसके बेटे को, यानी कि 1767 से शुरू किया युद्ध और 1799 तक, यानी कि 4 युद्ध उनके साथ भी किए, उनको सफाया कर दिया। फिर उसके बाद वो किसके मराठों के साथ लड़ गए। मराठों में पहले 80 में किया एक युद्ध, फिर जब इनका सफाया हो गया तो 1803 से 5 में दूसरा युद्ध किया, 1818 में मराठों को भी ख़त्म कर दिया। फिर सिक्कों के साथ हुआ, सिख थोड़े से बाद में थे, रणजीत सिंह का होता, लेकिन जब सिक्कों का इनका मराठों ख़त्म कर दिया तो उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। 1944 से 45 49 में उनको भी किनारे लगा दिया। और जो कुछ को सहायक संधि के द्वारा, किसी को लैप्स करने के द्वारा, किसी को गोद लेने की प्रथा के द्वारा ऐसे कर लिया, यानी कि शासकों का बुरा हाल कर दिया। तो इसमें शासकों ने इसलिए भी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। प्रश्न नंबर 46, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? बाघ को, खनिश को, हेरसे को, मिलेज को। तो बताएं इसमें। तो हेरसे जो था उसको गोली मारी थी मंगल पांडे ने, और उसको सॉरी इसमें तो ये हो गया, जनरल बाग होगा ना, जनरल बाग की हत्या की थी ना। अच्छा, दोनों को देखो, इसमें गोली मारी थी जनरल बाग की, तो ये कंफर्म नहीं है कि गोली मारी थी, लेकिन इसकी भी हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। और हेयर से जो है उसको गोली मारी, तो इसका आंसर सही होगा, गोली किसको मारी, गोली का इसका वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 47, 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1935 में जब पहली किसान सम्मेलन हुआ ऑल इंडिया में किसानों का, तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए में इलाहाबाद, बी में बम्बई, पटना, तो इन तीनों में नहीं हुआ, लखनऊ में हुआ था। तो 1935 में कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? सती प्रथा से, सती प्रथा से राजा राम मोहन का संबंध अगर पूछा जाए तो, पर्दा प्रथा से, विधवा विवाह से, या शिशुवध से? तो विधवा विवाह से इनका संबंध था। शिशुवध का अगर पूछा जाए तो ये 1793 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि पहले इसको एक हत्या मान लिया गया। पर्दा प्रथा जो है बात की गई उनसे, तो इसका जो 48 का सी होगा। प्रश्न नंबर 49, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, और रामकृष्ण परमहंस ने। तो 49 का जो है आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने वेदों की तरह लौटो का नारा दिया था। विवेकानंद ने जो है अमेरिका में संसद में अपना वो किया था, और राधा कृष्ण मिशन की भी स्थापना विवेकानंद ने की थी, ये इनके गुरु थे। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की? बीबी गिरी, एम एन जोशी, लाला लाजपत राय, जेसेफ वेस्टिस्टा। तो 50 का जो है आपको पता ही होगा, एम जोशी जो है कब, 1928 के आसपास, 1928 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को अलग होकर एम जोशी ने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना की थी। इससे पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन थी, और उसके बाद जो है अखिल इन्होंने की, पहले अखिल थी, उसको उससे अलग हो गए और भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 51, 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट मुख्यतः किससे संबंधित था? ए स्त्री मजदूरों से, बाल मजदूरों से, वयस्क मजदूरों से, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षति दिलाने के संबंध में। तो आपको पता होगा ये बाल मजदूरों के संबंध था, जो 1881 का फैक्ट आया था। इसमें बालकों की कितने उम्र से कम बालक नहीं कर सकते, वो घंटे भी इसमें सीमित किए गए थे। प्रथम ट्रेड यूनियन मिशन अधिनियम कब पारित हुआ? प्रथम ट्रेड यूनियन के संबंध में 1918 में, 1920 में, 1926 में, 1930 में।
तो बामन का आपको पता होगा 1926 में जो है पहला प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ था अखिल भारतीय यूनियन के प्रयासों से, और 1926 में ये जो है पारित हुआ, जिसमें कर्मचारी को हड़ताल करने का कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई थी। यानी कि यह भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि भारत में जो अंदर कर्मचारी थे उनको हड़ताल करने की अनुमति कब से हो गई, तो 1926 से मानी जाती है, और इसमें प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम के द्वारा भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 53 है, लाहौर में दयानंद एल्गो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, लाला हंसराज ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, गुरुदत्त ने। तो इसका तो आपको पता ही होगा कि लाला हंसराज द्वारा जो है दयानंद एल्गो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की गई थी। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता दयानंद एल्गो वैदिक कॉलेज की कहाँ पर स्थापना की गई थी, तो लाहौर में। प्रश्न नंबर 54 है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का केशव चंद्र सेन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय। तो यंग आपने सुना होगा हेनरी विलियम डेरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। प्रश्न नंबर 55 है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसने की? तो हरिजन शब्द आने से ही आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही जो है उनके वो रहे हैं। लेकिन हरिजन शब्द जो संघ है, एक शब्द जो दिया हरिजन, वो हरि का जन, आप ऐसे करके याद रखते हैं। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है इनके संबंधी जो हरिजन हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उनके संबंध में बहुत काम किए। लेकिन यहाँ पर बात ये हो जाती है हरिजन संघ की जो है स्थापना उन्होंने नहीं की है। अब हरिजन आप ऐसे याद करें, हरिजन, हरिजन जो शब्द दिया है, हरिजन पहले कोई शब्द नहीं था। महात्मा गांधी ने जो दलित, जिनको दलित माना जाता है, अछूत माना जाता है, उनको गांधी ने कहा हरि का जन, यानी भगवान के जन है। तो हरिजन जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना एम के महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 56, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने आरंभ की? एम के गांधी ने, ज्योति फुले ने, बी आर अम्बेडकर ने, बद्दा जी ने। तो बहिष्कृत भारत, अभी यहाँ पर बहिष्कृत भारत, अब ऐसे कुछ लोगों को बहिष्कृत समझ रखा था, उनकी सेवा किसने की, उनके बारे में किसने लिखा? बहिष्कृत जो लोग थे या गाँवों से बहिष्कृत कर रखा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ आप कर सकते हो, या ऐसे भी याद कर सकते हो भाई कुछ लोगों को अछूत समझ लिया गया और उनको बहिष्कृत करके गांव के बाहर कर दिया। उनके संबंध में बहिष्कृत पत्रिका किसने शुरू की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। प्रश्न नंबर 57, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत में नहीं सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से बाहर निकले? यानी कि जब पहले तो आपको पता ही है इसमें 40, 41, 42, 43, तो 39 में तो हरिपुर में जो है कांग्रेस के वो बन गए थे, लेकिन गांधी ने विरोध किया तो फिर उनके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 40, 39 और 40 में भी उन्होंने यहाँ पर एक फिर जो संस्था की स्थापना की। अब उनको 39 में से याद रखो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 40 में उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। फिर 41 में क्या हुआ, जब है नहीं हुआ तो वहाँ से सुभाष चंद्र बोस निकल चुके थे, और 41 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिए है और तर्क दिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अच्छा, ये दोनों को ऐसे कर लेते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया। बिल्कुल, एक जब अधिनियम आया था 1835 का, तो उस समय क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए अधिकार दे दिया, इसमें मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ी। तो कांग्रेस ने 5 उस समय जो राज्य थे उनमें से 5 राज्यों में अपनी विजय हासिल की। लेकिन वो 1939 आते होते कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया। मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके, अपना नहीं कर सके। हाँ, कहना मतलब कुछ इतनी प्रॉब्लम आई जिसको वो तो जीत गए, कुछ मुस्लिम लीग के कारण, कुछ ब्रिटिश नीतियों के कारण, और इच्छा तो दोनों में इसमें सही है, सही बात है। इसका कथन ए हो जाएगा, आर और सही है और व्याख्या भी सही है। अरे यार कहाँ था, 58 था ना, 58, 59, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी सत्याग्रह के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? काकोरी, यहाँ पर काकोरी की बात हो रही है।
भगत सिंह को आपको पता होगा 3 केसों में, लाहौर का और एक अंग्रेज की मृत्यु पे और एक और उसके कारण तो मुगल में चला और उनको फांसी पर चढ़ा। चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते ही हैं कि उनको ऐसा नहीं था, उन्होंने तो अपनी ही जब गिर गए थे खुद को गोली मार ली। और बटुकेश्वर दत्त ये जो है बहुत पहले छोटी सबसे उम्र में वो होने वाले के थे। इसमें जो है आपको रामविलास पास ये राम प्रसाद बिस्मिल को जो है इन्होंने 9 अगस्त 1925 को हुई काको नौ हाँ ये भी पूछा जाता है कई बार काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1925 को। और ट्रेन का नंबर भी पूछा जाता है तो याद रखना 8 डाउन। अभी ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रेन में डिब्बे उस समय अब ज़्यादा होते उस समय 8 ही होते थे और वो डाउन थी। डाउन क्या थी? लखनऊ की तरफ डाउन हो रही थी, दिल्ली की तरफ आती थी तो मान लो इधर से आती थी सहारनपुर लखनऊ की तरफ, तो डाउन 8 ये भी याद रखना है। और उसमें डकैती में रामविलास बिस्मिल और दो कई लोगों को, बिस्मिल्ला को, राजेंद्र लाहड़ी को, अशफाक उल्ला को फांसी की सजा दे दी गई थी। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सुव्याख्या झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गाया था? मैं इसमें मिथिल शरण गुप्त ये नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, माखन चतुर्वेदी, श्याम लाल गुप्ता पार्षद द्वारा ये कहने मतलब गीत गाया गया था, बहुत ही उस समय फेमस हुआ था। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1929 में पता ही होगा पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग रखी गई थी और जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, यही इसके अध्यक्ष थे और किसी का नाम इसमें नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जो है पहले इसके अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को किस स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उनको महात्मा गांधी को नज़रबंद कर लिया गया था? कहाँ पर? वर्धा जेल, हजारीबाग जेल, आगा खां पैलेस या अहमदनगर का किला? तो इसमें आपको पता ही होगा इनको आगा खां का महल जो था उसमें जो है इनको नज़रबंद किया गया था, जेल में नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से किसने गोलमेज सम्मेलन में दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने गोलमेज? मदन मोहन मालवीय ने। मालवीय जी तो आपको इसमें नहीं है। महात्मा गांधी भी इसमें आपको पता ही होगा 1915 में तो भारत ही आए थे, 1915 में। जवाहरलाल नेहरू उस समय बहुत छोटे थे, आपको पता ही होगा कि जब सरदार पटेल, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिखते। अच्छा सॉरी मैं क्वेश्चन ही गलत समझ गया। गोलमेज सम्मेलन में किसने गोलमेज सम्मेलन में दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि? पहले में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था, दूसरे में जो है सरदार पटेल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे इसमें तो महात्मा गांधी होना चाहिए ना। चलो इसको महात्मा गांधी इसका सही कर लेते हैं। प्रश्न नंबर, सुधार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन की कमान सभा में कितने सदस्य चुने गए? सुधार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन की कमान सभा में कितने सदस्य चुने गए? 650, 652, 658, 655, तो 658 सदस्य चुने गए थे। प्रश्न नंबर 66, इंग्लैंड में राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ की स्थापना कब हुई? इंग्लैंड में राष्ट्रीय चार्टिस्ट 41 में, 1842 में, 1839, 1840, तो इसका आप याद करते हैं 1840 में। प्रश्न नंबर 67, पूर्वी यूरोप में कौन सा सागर के चारों ओर टर्की मुसलमानों का अधिकार था? पूर्वी यूरोप में एक कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ टर्की मुसलमानों का अधिकार था? लाल सागर। सॉरी इसमें पेन लेना इसलिए ज़रूरी है, ये तो भाग जाता है।
ऊपर करना पड़ेगा, पैन लेने से नहीं भागता है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, प्रशांत। तो आप याद रखें कि जो पूर्वी यूरोप था उसमें एक काला सागर है, उसके चारों तरफ जो है टर्की के मुसलमानों का अधिकार था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हमें इंग्लैंड को पराजित करना है तो मिस्र पर अधिकार करना होगा। किसका कथन था ये? नेपोलियन का, चार्ल्स प्रथम का, लुई 15 का या लुई फिलिप्स का? तो 68 का जो है आपका एक नेपोलियन ने ये बात बोली थी कि यदि हमें इंग्लैंड को पराजित करना है तो मिस्र पर तो अधिकार करना ही होगा। प्रिंस चार्ल्स रोमानिया के शासक कब बने? प्रिंस चार्ल्स 1865 में, 66 में, 68 में, 1859 में। तो इसका जो भी है ना 1866 में बने थे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17 है, मिस्र में सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? तो आप ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1859 में, 1896 में, 1869 में, 1879 में। तो आप इसको एक क्वेश्चन को मैं तरतीब बताता हूँ। 1860 महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ तो जब सुएज नहर बनी थी, ऐसे याद रखते हैं। यूनान का दूसरा नाम क्या है? यूनान को दूसरा क्या कहा जाता है? यूनान को म्यांमार, सियोल, ग्रीस, ग्रीस। तो आपको इसमें से बताना है। तो उसको यूनान को ग्रीस भी कहा जाता है। जार कहाँ का शासक था? ग्रीस का, रूस का, टर्की का, ऑस्ट्रेलिया का? तो इसमें जो है रूस का, आपको पता ही है रूस का शासक था जार। एथेन कहाँ की राजधानी थी? इटली की, ईरान की, यूनान की, मिस्र की? तो ये जो है यूनान की राजधानी, आपने पढ़ा होगा, एथेन है। ये सिंपल क्वेश्चन है। एड्रियानोपल की संधि कौन सा देश शामिल नहीं था? रूस, ईरान, एक टाइम दे लेता हूँ, यूनान, टर्की। तो इसमें जो है ये इराक शामिल नहीं था। क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक हुआ? क्रीमिया का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है 4 अक्टूबर 1854 से 8 सितंबर 1855 तक हुआ था। ए वाला इसका राइट आंसर है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।